Dear readers, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 9th of March. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Snakes and Ladder on Competitive West Bengal Assembly Polls. अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल के अंदर असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ स्नेक और लैडर वाला गेम खेल रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखिए, सॉरिंग का मतलब होता है सर्जिंग करना, ऊपर की तरफ बढ़ना। पॉलिटिकल राजनीतिक। रिटोरिक का मतलब होता है इलोक्वेंस, वक्रपटुता, मतलब बोलने की जो कला है। has already set the tone for the and asset intensely का मतलब हो गया कहीं ना कहीं swiftly, तीव्रता से, competitive election assembly election in West Bengal। तो फिलहाल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर अभी इस असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपना क्या कर दिया है, रिटोरिक का मतलब जो भाषण देने की जो कला है उन्होंने ऑलरेडी सेट कर दी है। वो एक दूसरे के खिलाफ क्या करें, एक दूसरे के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं और जिससे कि मतलब क्या करे, वो अपने वोट बैंक को क्या कर सके, गेन कर सके। और साथ के साथ मतलब वो क्या करें, अपने उन्होंने एड्रेसेस स्टार्ट कर दी है, रैली स्टार्ट कर दी है, जिससे कि लोगों को क्या किया जा सके, इंप्रेस किया जा सके और उनका वोट को गेन किया जा सके। और ये सारा का सारा जो टफ कंपटीशन है वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए ऑलरेडी वहां पर सेट हो चुका है। ये कॉम्पिटिटिव जो नेस है वहां पर ऑलरेडी पार्टीज के बीच में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। द फेरोसिटी का जो मतलब होता है टेरिबलनेस, मतलब इसका क्रूरता। ऑफ द कॉम्बैट का मतलब फाइट हो गया बिटवीन रूलिंग तृणमूल कांग्रेस एंड चैलेंजर बीजेपी हैज सेट टू गो फर्दर नॉर्थ। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ साइड के अंदर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की बात की जाए और बीजेपी उसका टफेस्ट कॉम्पिटिटर है और दोनों के अंदर अब एक टफ क्या होगी, एक टफ फाइट होनी बाकी है। अभी कहीं ना कहीं उन दोनों में ऑलरेडी वो टफ जो फाइट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एक दूसरे को कमेंट किए जा रहे हैं। और बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है, टीएमसी अपनी सरकार बनाना चाहती है किसी भी तरीके से। तो दोनों के अंदर एक बहुत ही टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है आने वाले वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए। द बीजेपी ड्रामेटिक आप बोल सकते हो एक तरीके से, बहुत ही ज्यादा ह्यूज राइज इन 2019, अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं ड्रामेटिक को। जहां तक बात की जाए 2019 के अंदर, 2019 के अंदर, तो बीजेपी ने क्या किया था, बीजेपी का मतलब जो वोट बैंक था वेस्ट बंगाल के अंदर उसके अंदर बहुत बड़ा उछाल आया, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा बीजेपी को वोट वहां पर मिला। when its vote tally cross 40%, मतलब 40% तक का जो वोट था वो बीजेपी को वेस्ट बंगाल के अंदर मिला, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मेड इट्स एम्बिशंस एंड पावर रियलिस्टिक। और जब बीजेपी को ये लगा कि उसका जो 40% जो वोट बैंक जब उसको मिला 2019 के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसकी एम्बिशन मतलब इच्छाओं को बढ़ा दिया एंड फॉर पावर रियलिस्टिक। और बीजेपी ने सोचा कि उसके जो जो पावर है, यानी वो जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो पावर है, तो पावर में आने का जो एक उसका सपना था उसको रियलिस्टिक कर दिया, उसको रियल बना दिया। और कहीं बीजेपी को इस बात का आभास हुआ कि उसको अपनी सरकार कहां बनानी चाहिए, वेस्ट बंगाल के अंदर बनानी चाहिए। बट ऑल्सो प्रॉम्प्टेड, लेकिन जब बीजेपी ने 40% वोट बैंक वहां पर गेन किया तो इस बात ने क्या किया, प्रॉम्प्टेड, उकसाना। ड्रास्टिक करेक्टिव, ड्रास्टिक का मतलब होता है ह्यूज, बड़े। करेक्टिव का मतलब सुधारात्मक, मेजर्स का मतलब एक्शन बाय द टीएमसी, तृणमूल। तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी ने 40% वहां पर वोट बैंक लिया 2019 के अंदर, तो ये टीएमसी के लिए भी एक वेकअप कॉल था। तो उसने क्या किया, करेक्टिव एक्शंस लिए, सुधारात्मक एक्शंस लिए, जिससे कि वो क्या कर सके, बीजेपी को टफ कंपटीशन दे सके। विच हैज बीन पावर। और जहां तक टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी 2011 से अभी तक वेस्ट बंगाल के अंदर पावर के अंदर है। द बीजेपी हैज बीन ट्राइंग, बीजेपी कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है टू ओवरकम, किसी तरीके से वो ओवरकम कर पाए इट्स लीडरशिप डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है स्कार्सिटी या अभाव। बाय रिक्रूटिंग, रिक्रूट का मतलब ज्वाइन करना, डिफेक्टर्स जो दूसरी पार्टीज को छोड़कर आए हैं, प्राइमरली प्राथमिक तौर पर फॉर द टीएमसी। खास तौर पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो वहां पर उसको एक अच्छी लीडरशिप नहीं मिल रही है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो भी
पॉलिटिशियंस टीएमसी को छोड़कर आ रहे हैं वो उनको रिक्रूट करे, बीजेपी में शामिल करे और बीजेपी की तरफ से उनको क्या करे, उस वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के अंदर बीजेपी की तरफ से उनको नॉमिनेट करे, जिससे क्या किया जा सके कि बीजेपी अपना एक अच्छा वोट बैंक वहां पर बना पाए और टीएमसी को एक अच्छा कंपटीशन दे पाए। स्टिल कैन नॉट मैच, लेकिन इसके बावजूद भी जो बीजेपी है ना वो अभी भी मैच नहीं कर सकती, बराबरी नहीं कर सकती है द ग्राउंड गेम, जमीनी स्तर पर जो खेल खेले जा रहे हैं ऑफ द लेफ्ट फ्रंट। द लेफ्ट फ्रंट इज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो बीजेपी अभी भी जो लेफ्ट फ्रंट वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। दैट इज एन अलायंस, अलायंस का मतलब संधि में होना विद द कांग्रेस, और जो द लेफ्ट फ्रंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां पर वो कांग्रेस के साथ क्या है, वहां पर अलायंस में है, संधि के अंदर है। एंड द आईएसएफ, आईएसएफ मतलब ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मतलब है इंडियन सेक्युलर फ्रंट अंडर द न्यू अम्ब्रेला ऑफ द संयुक्ता मोर्चा। और तीनों मतलब बात की जाए, सबसे पहले लेफ्ट फ्रंट, फिर दूसरा कांग्रेस एंड आईएसएफ, ये तीनों ने मिलकर क्या किया, एक मोर्चा, एक अलायंस बनाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है संयुक्ता मोर्चा। तो कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी के लिए अभी भी बहुत ज्यादा टफेस्ट कंपटीशन होने वाला है। टीएमसी की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, और ये जो संयुक्ता मोर्चा जो एक अभी एक अलायंस बना है, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक स्नेक या लेडर का गेम खेल रही है। और आने वाला जो वेस्ट बंगाल का असेंबली इलेक्शन होने वाला है बहुत ही टफ होने वाला है, कॉम्पिटिटिव होने वाला है, और ये देखने वाली बात होगी, राइट। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। वन सेकेंड, यस, देखो, हैज ऑलरेडी सेट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया। इंटेंसली का जो साउंड है वोवल साउंड है, तो यहाँ पर आपने एन यूज कर लिया। तृणमूल यहाँ पे नाउन है, तो रूलिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आप एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इज सेट, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू गो आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 प्लस V1। हैज बीन ट्राइंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, उसमें हैज या बीन लग गया आपका, क्योंकि बीजेपी आप सिंगुलर तो हैज लग गया, बीन प्लस V1 प्लस ING, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर हो गया आपका। कैन नॉट मैच, कैन नॉट आपका हो गया मॉडल वर्ब, और मॉडल के वर्ब के बाद आपने V1 यूज कर लिया। इसके बाद अगर बात करें, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है ये सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखें, द मोर्चा रैली, अब जो मोर्चा रैली किसकी बात की जा रही है, सबसे पहले उसके अंदर द फ्रंट, ओके, अगर बात करें द लेफ्ट फ्रंट, उसके बाद बात की जाती है कांग्रेस प्लस आईएसएफ, ये तीनों ने जो एक मोर्चा रैली बनाई है। ऑन मोर्चा रैली ऑन मोर्चा रैली February 28 was not surpassed, सरपास्ट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं सॉरी फॉर दैट, by BJP on 7th March। देखो, मोर्चा रैली ऑन February 28 was not surpassed, surpassed का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आउट क्लास करना, पार करना। बीजेपी 7th मार्च, अभी 7th मार्च को देखो मोर्चा रैली ने क्या किया था, अपना एक रैली किया था 28 के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़े थे, और बीजेपी ने अपना एक रैली किया 7th मार्च को। तो इन दोनों की अगर कंपैरिजन किया जाए क्राउड को लेकर, तो बीजेपी जो मोर्चा रैली में जितने लोग आए थे उसको मैच नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जितने भी क्राउड वहां पर आई थी वो कहीं ना कहीं मोर्चा रैली के मुताबिक बहुत कम थी, विच वॉज एड्रेस। और ये जो बीजेपी के जो एक रैली हुआ था उसको एड्रेस किसने किया था, बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको मोर्च किया था, जो कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो कि बिल्कुल आगे आकर इस वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लीड कर रहे हैं, उनका उसका नेतृत्व कर रहे हैं। द एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेबल चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, देखो रिकॉग्नाइजेबल का मीनिंग अगर बात करी जाए नोटिसेबल, स्वीकार करने योग्य, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास अभी फिलहाल मतलब एक ऐसा कोई फेस नहीं है जिसको वो चीफ मिनिस्टर की तरह एक कैंडिडेट की तरह वहां पर दिखाई जाए, उसका एब्सेंस है वहां पर उसका, यानी बीजेपी के पास वेस्ट बंगाल के अंदर कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको एज ए क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर। एंड इट्स पैची, पैची का मतलब हो गया अनइवन, विचित्र। प्रेजेंस इन मच ऑफ द स्टेट आर चैलेंजेस टू द बीजेपी, और बीजेपी की अगर बात की जाए बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अभी अनइवन क्या है, एक अजीब सी मतलब क्या बनी हुई है, प्रेजेंस बनी हुई है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बट विनिंग दिस इलेक्शन इज
विद इन इट्स रीच। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं क्या, कि जो बीजेपी का जो इलेक्शन होने वाला है कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर, तो डेफिनेटली वो रीच के अंदर है। यानी वो अगर चाहे, बीजेपी अगर प्रॉपर तरीके से सारी प्लानिंग करे, तो डेफिनेटली सी बात है कि बीजेपी की जो जीत है ना, वो उसके रीच में ही है, कहीं ना कहीं वो उससे दूर नहीं है। अगर वो चाहे तो डेफिनेटली वो इसको क्या कर सकती है, इन इलेक्शंस को जीत भी सकती है। अ लार्ज सेगमेंट सेक्शन और बीजेपी वोटर्स रिमेन साइलेंट। और वैसे भी अगर बात की जाए तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा एक समूह है, एक बहुत बड़ा सेक्शन है, ग्रुप है, जो साइलेंट रहता है एंड कुड मोबिलाइज देमसेल्फ। मोबिलाइज का मतलब इकट्ठा करना हो गया, तो कभी भी वो अपने आप को असेंबल कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो अक्सर चुप रहता है, लेकिन जैसे इलेक्शन आते हैं तो क्या हो जाता है, मोबिलाइज हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से बीजेपी, मतलब हालांकि बीजेपी के लिए कंपटीशन जो है वो टफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जीत से दूर है। अगर बीजेपी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करे तो कहीं ना कहीं वो जीत को हासिल कर सकती है, वो जीत के नजदीक जा सकती है। इवन गोज बाय 29 एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर हम बात करें 29 एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो बीजेपी ने वहां पे 40% क्या किया था, 40% वहां पे वोट बैंक को क्या किया था, गेन किया था, तो जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था बीजेपी के लिए। तो उस बात को ध्यान रखें, तो बीजेपी का अभी भी कंपटीशन तो वहां पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को सिरे से नकार दिया जाए कि वो वहां पर, मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने वाला है। द डायनेमिक्स, समीकरण होंगे डायनेमिक्स का, पॉलिटिक्स, राजनीति हैज चेंज सिंस देन। और 2019 के बाद से लेकर अभी वहां पर बहुत ज्यादा जो राजनीति के जो समीकरण है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, विद न्यू फैक्टर्स प्ले। और अब नए नए वहां पे जो फैक्टर्स है उनका भी योगदान वहां पर रहने वाला है। तो 2019 से लेकर अभी 2 सालों के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर जो वहां पर राजनीति के जो समीकरण है उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो इस इलेक्शन में रोल प्ले करने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, अभी फिलहाल वहां पर रूलिंग पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं टीएमसी के, ममता बनर्जी, हैज रोल्ड आउट का मतलब होता है फॉर्मली इंट्रोड्यूस समथिंग पब्लिकली। जब आप किसी चीज को पब्लिकली करते हो, किसी भी स्कीम को पब्लिकली करते हो, तो उसको बोल सकते हैं रोल आउट। तो कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने अभी क्या किया है, कुछ स्कीम्स को रोल आउट किया है, न्यू वेलफेयर स्कीम्स, मतलब लोगों की भलाई के लिए जो कुछ स्कीम्स लेकर आए हैं, एंड रीच्ड आउट टू द रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स। और अलग अलग जो रीजन्स मतलब क्षेत्र हो गया, अलग अलग एरिया से गए हैं वो ममता बनर्जी, एंड सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप से वो मिले हैं। दैट टिल्डेड का मतलब झुकाव होना, स्लाउस झुके हुए होना, टुवर्ड्स द बीजेपी। और खास तौर पे उस ग्रुप से, सोशल ग्रुप से वो मिले ममता बनर्जी, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, जो सोशल ग्रुप क्या है, बीजेपी की तरफ जिनका झुकाव है। तो ममता बनर्जी उनसे मिले और उनको उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि वो बीजेपी को नहीं बल्कि किसको वोट करे, टीएमसी को वोट करे। तो ये जो स्नीक एंड लेडर वाला जो गेम चल रहा है वो वेस्ट बंगाल के अंदर चल रहा है, राइट। चलो इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अभी। सबसे पहले बात करें वॉज नॉट सप्रेस्ड, ये आपका हो गया पैसिव स्ट्रक्चर। बी का सेकंड फॉर्म वॉज होता है पास्ट के अंदर, तो यहाँ पे V3 आपने यूज कर लिया। बीजेपी एक पार्टी का नाम है तो इसलिए आपने आर्टिकल 2 यूज कर लिया। यहाँ पे भी पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। एड्रेस V3 हो गया आपका। बात करते हैं इसके बाद कुड मोबिलाइज, कुड जो आपका एक मॉडल वर्ब है, मोबिलाइज आपका V1 हो गया। कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। हैज चेंज, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। बात की जाए हैज, तो यहाँ पर V3 आपने यूज कर लिया, क्योंकि अगर बात की जाए द डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, तो डायनेमिक सिंगुलर था तो इसलिए आपने क्या कर लिया, हैज यूज कर लिया। रोल्ड आउट आपने हैज रोल्ड आउट, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया, राइट। ममता बनर्जी है वो सिंगुलर तो इससे आपने हैज यूज कर लिया, उसके बाद V3 आपने यूज कर लिया। दैट आपका है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सोशल ग्रुप से ये आपका रिलेटिव, ये आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो टिल्टेड यहाँ पे V2 आपने यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। साथ के साथ अगर बात करें जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है, सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ग्रीन कलर में आपके सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। बाय डिक्लेयरिंग, मतलब इस बात को डिक्लेयर करते हुए ममता बनर्जी ने हर कैंडेंसी,
कैंडिडेंसी का मतलब अगर हो गया यहाँ पर कैंडिडेचर, उम्मीदवारी, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपनी उम्मीदवारी वहां पर जाहिर की है फ्रॉम नंदीग्राम। नंदीग्राम वहां पर जगह है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नॉमिनेशन नंदीग्राम से भरा है, वहां से उसने अपनी जो उम्मीदवारी है वहां से दिखाई है। वेयर शी विल टेक ऑन, जहां से वो क्या करेगी, अपने साथ लेगी, टेक ऑन का किसी को साथ लेना, फॉर्मर कलीग, और मतलब जो ममता बनर्जी है उनका सहायक है, उनके कलीग हैं, पुराने कलीग हैं, सर्वेंदु अधिकारी, जो सर्वेंदु अधिकारी को अपने साथ लेगी, हु डिफीटेड, हु डिफेक्टेड, सॉरी डिफेक्टेड का मतलब हो गया यहाँ पे, मतलब हराने के सेंस में हो गया, टू द बीजेपी। तो कहीं ना कहीं वो अपने कलीग, फॉर्मर कलीग है सर्वेंदु, सर्वेंदु अधिकारी, वो उनको अपने साथ लेगी, क्योंकि जो सर्वेंदु अधिकारी ने बीजेपी को हराया था, तो उनका सपोर्ट लेगी, उनको अपने साथ लेकर आएंगी। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपना जो नॉमिनेशन है, अपनी उम्मीदवारी जो है वो नंदीग्राम से भर दी है। और ये क्या करती है, शी हैज शोन दैट शी इज ऑन द ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब हो गया अटैकर, आक्रामक, और ये इस तरीके से अपने फॉर्मर कलीग को साथ लेकर आना, नंदीग्राम से जो जो अपना उम्मीदवारी जाहिर करना, वहां से भरना, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का क्या दिखाता है, एक ऑफेंसिव स्टेप दिखाता है, कहीं ना कहीं जो उसका आक्रामक जो है ना, एक बहुत अटैकर वाला एक रूप है वो दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ममता बनर्जी कितनी मतलब बीजेपी को लेकर आक्रामक है, राइट। द वायलेंस एंड करप्शन, द वायलेंस हिंसा हो गया, करप्शन भ्रष्टाचार हो गया, बाय द पार्टी कैडर्स, कैडर्स का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं, यानी उसके पार्टी के कुछ लोग जो है, मीन वाइल कंटिन्यू टू शेडो, शेडो का मतलब हो गया, टू शेडो का मतलब यहाँ पर छाया करना, कमी करना, हार स्पिरिटेड फाइट, स्पिरिटेड फाइट का मतलब यहाँ पर हो गया कहीं ना कहीं मतलब वो जो पैशनेट तरीके से लड़ाई लड़ रही है बीजेपी के अगेंस्ट, उसके बावजूद भी क्या है, कुछ ऐसे पार्टी के जो कैडर्स हैं टीएमसी के, जो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए क्या कर रहे हैं, टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं वो क्या करें, उसकी जो ममता बनर्जी की स्पिरिट फाइट है वो बीजेपी के लेकर या इन इलेक्शंस को लेकर उसके अंदर कमी लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि टीएमसी के कुछ ऐसे कैडर्स हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि वायलेंस और करप्शन में लिप्त पाए गए हैं, तो उसकी वजह से जो ममता बनर्जी की जो स्पिरिट फाइट है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कमी ला देते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी फोकल पॉइंट ऑफ बीजेपी ऑफेंसिव। और बीजेपी को क्या चाहिए, बीजेपी को तो अटैक करना चाहिए ना, बीजेपी भी अटैक कर रही है, तो क्या करेगी, दैट कुड बी द फोकल पॉइंट, फोकल का मतलब हो गया कहीं ना कहीं पाइवेटल, केंद्रीय पॉइंट ऑफ द बीजेपी ऑफेंसिव। तो बीजेपी अपना भी आक्रामक रूप दिखाएगी, कैसे, कि वो जो उसके कैडर्स है, कुछ लीडर्स हैं जो कि वायलेंस एंड करप्शन के अंदर पाए हैं, तो वो उनके खिलाफ क्या करेगी, बीजेपी आक्रामक होगी, उनके खिलाफ कमेंट करेगी। तो कहीं ना कहीं मतलब ममता बनर्जी बीजेपी बीजेपी के ऊपर कमेंट करने वाली है, बीजेपी ममता बनर्जी के ऊपर कमेंट करने वाले हैं, तो ये गेम चलता है, ये ब्लेम गेम चलना है वहां पे, राइट। मिस्टर मोदी स्पीच, मिस्टर मोदी ने जो संडे को अपनी स्पीच दी, कॉल्ड फॉर का मतलब डिमांड करना, मांग करना, रिजीम चेंज, रिजीम का मतलब होता है शासन, चेंज मतलब कहीं ना कहीं वहां पर सत्ता चेंज करने की बात की गई। मिस्टर मोदी ने बोला कि यहां से हमें सत्ता को चेंज करना होगा। एंड द सेकंड प्रॉन्ग का मतलब होता है भाग ऑफ द बीजेपी स्ट्रेटेजी, और बीजेपी की अगर रणनीति की बात की जाए, उसका जो दूसरा भाग है, हिस्सा है, इज कम्युनल पोलराइजेशन। कम्युनल का मतलब, कम्युनल हो गया मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर, पोलराइजेशन का मतलब हो गया ध्रुवीकरण करना, राइट। तो यानी वो क्या करना चाहती है, बीजेपी का दूसरा जो राजनीतिक मतलब रणनीति है वो क्या है, कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर उसका ध्रुवीकरण करना चाहता है, उसका ग्रुपिज्म करना चाहती है, ये बीजेपी की दूसरी स्ट्रेटेजी है। वी सीम्स टू बी हैव, देखो, विच सीम्स टू हैव बीन असाइन, और ये जो रणनीति है वो शायद असाइन की गई है, हैंड ओवर की गई है टू सेकंड रंग लीडर्स। सेकंड रंग लीडर्स कौन से होते हैं, एट सेकंड लेवल, जो सेकंड लेवल पे होते हैं, बिलो द टॉप लीडर्स, मतलब जो टॉप लीडर पे फर्स्ट कैटेगरी में जो आते हैं, उसके नीचे वाले जो लीडर्स हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या की गई, हैंड ओवर की गई है, कि वो क्या करेगा, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको क्या करना है, उसको कन्विंस करना है बीजेपी के वोट गेन के लिए, who are frequently making the not so well references and insinuations about dangers posed by the Muslim। अब देखो, जो हु यूज किया गया है, ये हु यूज किया गया है सेकंड रंग लीडर्स के लिए, यानी बीजेपी ने क्या किया है, ध्रुवीकरण करने के लिए जो सेकंड रंग जो लीडर्स हैं, दूसरे रैंक पे जो लीडर्स आते हैं, उनको ये क्या दिया, ये ड्यूटीज असाइन की है, जो कि फ्रिक्वेंटली, आमतौर पर, मेकिंग नो सो वेल्ड, वेल्ड क्या हो गया,
नॉट सो वेल्ड मतलब नॉट हिडन, नहीं छुपाते। रेफरेंसेस संदर्भ हो गया, इंसुएशन का मतलब हो गया एंड इन डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आग्रह करना अबाउट द डेंजर इम्पोज बाय मुस्लिम। जो मुस्लिम मतलब अक्सर जो खतरा जाहिर करते कि उनके ऊपर इस बात का खतरा है, तो अक्सर वो मतलब ये जो सेकंड रंग लीडर्स जो कि बीजेपी ने असाइन किए गए हैं कि वो क्या करेंगे, जो ध्रुवीकरण का काम करेंगे, वो अक्सर मुस्लिम द्वारा, मुस्लिम जब भी कभी कहते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो वो मतलब अक्सर मतलब इस चीजों की तरफ कम ध्यान देते हैं। रेफरेंसेस की बात की जाए या इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, तो मतलब वो इन चीजों पे कमी आग्रह या संदर्भ, इन चीजों का संदर्भ में कम लेते हैं। तो उन सेकंड जो रंग लीडर्स हैं उनको, यानी जो सेकंड लेवल पे जो लीडर्स हैं, उनको इस बात के लिए हैंड ओवर किया गया है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। मिस बैनर्जी, अगर मिस बैनर्जी की बात की जाए तो उन्होंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है अमंग मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स को, मतलब मिस बैनर्जी ने अपील की है, कुड बी अपसेटल्ड। अपसेटल्ड का मतलब हो गया काइटिक, काइटिक का मतलब अस्त व्यस्त होना। तो कहीं ना कहीं मतलब जो ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक को जो कन्विंस करने की कोशिश की गई है, तो उसकी जो प्लानिंग है वो क्या हो सकती है, वो काइटिक हो सकती है, अनसेटल्ड हो सकती है, यानी अस्त व्यस्त हो सकती है। कैसे? बाय द मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का मतलब हो गया कन्वेंशनल, मुख्य धारा, और द मुस्लिम आउटफिट दैट गोज बाय मिसलीडिंग नेम ऑफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट ऑफ द लेफ्ट फ्रंट। देखिए अब एक चीज बताता हूं अभी आपको मैं, कि अभी जो ममता बनर्जी है उन्होंने क्या किया, मुस्लिम को, मुस्लिम वोट बैंक को क्या किया, अपील किया है, लेकिन उसका जो प्लानिंग है ना वो अनसेटल्ड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो एक मिसलीडिंग नेम है, मिसलीडिंग मतलब जो आपको क्या करता है, मिसलीड करता है, मतलब आपको धोखा देता है एक तरह से। तो आईएसएफ, आईएसएफ की बात की जाए तो ये क्या हो गया आपका, आईएसएफ हो गया आपका इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से मतलब ये एक ऐसा नाम है जिससे जो मुस्लिम वोट बैंक्स है वो क्या कर सकते हैं, इसे धोखा खाकर इसको वोट दे सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो सकता है, जो टीएमसी एक्सपेक्ट करिए कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उसके पास आना चाहिए, लेकिन ये एक मिसलीडिंग नेम होगा, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो कि अगेन जो क्या है, मुस्लिम वोट बैंक को मतलब क्या करना है, गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से जो इस बात से मिस बैनर्जी है उसको कहीं ना कहीं उसका जो प्लानिंग है वो अनसेटल्ड हो सकता है, राइट। अगर इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो देख लेते हैं एक बार। बाय डिक्लेयरिंग, बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो उसके बाद अपने V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया जो कि आपका जेरन है। विल टेक ऑन, ये टेक ऑन का मतलब होता है किसी को साथ लेकर चलना, अकंपनी करना। ये आपका प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, विल प्लस V1 आपने यूज कर दिया। हु की बात की जाए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, स्वेंदु अधिकारी आपका एंटीसीडेंट हो गया, और ये आपका V2 है, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। अगर बात की जाए टू शेडो, टू प्लस V1 यहाँ पे आपने इन्फिनेटिव केस यूज कर लिया। कॉल्ड फॉर, इसका मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना। टू कॉल्ड फॉर की अगर बात की जाए, कॉल्ड फॉर हो गया आपका पास्ट इंडेफिनाइट। हैव बीन असाइन, ये आपका हो गया पैसिव स्ट्रक्चर, हैव अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता तो बीन यूज कर लिया, उसके बाद V3 आपने पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज कर लिया। कुड बी अनसेटल्ड, कुड आपका मॉडल वर्ब होता है, और उसके बाद आप उसके बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया, लेकिन ये पैसिव स्ट्रक्चर, तो बी के बाद थर्ड फॉर्म भी आपने यूज कर लिया। मिसलीडिंग नेम, नेम आपका नाउन होगा तो मिसलीडिंग आपका V1 प्लस आईएनजी, जो कि क्या काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है, ब्लू कलर में आपके इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। द लेफ्ट, ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, द लेफ्ट हैज ऑलवेज अक्यूज्ड, और जो लेफ्ट पार्टी वहां पर है, लेफ्ट फ्रंट की बात की जा रही है, ऑलवेज अक्यूज्ड, दोष लगाना, द बीजेपी एंड द टीएमसी ऑफ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सेक्टेरियनिज्म, सांप्रदायिकता। तो कहीं ना कहीं मतलब जो लेफ्ट फ्रंट है उसने हमेशा बीजेपी और टीएमसी के ऊपर क्या लगाया, अक्यूज किया, उसके ऊपर दोष लगाया है कि ये दोनों लोग हमेशा ही क्या करते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं, राइट। बट इट्स न्यू टेक्टिक, लेकिन अगर इसकी न्यू टेक्टिक, लेफ्ट की न्यू टेक्टिक की बात की जाए, उसकी नई नीति की बात की जाए, लेफ्ट की बात चल रही है, हैज शोन थ्रोन ओपन, उसने इस बात को इशारा किया है, मतलब कहीं ना कहीं इसने उस चीज को ओपन कर दिया है, वेरियस पॉसिबिलिटीज। तो लेफ्ट ने मतलब ये जो लेफ्ट ने की जो नई अभी राजनीति है, मतलब उसने आईएसएफ को भी क्या किया, अपने साथ शामिल किया है, और कांग्रेस के साथ का भी उसका अलायंस है। तो उसकी ये जो नई टेक्टिक्स है फिलहाल, जो जो उसकी नई जो रणनीति है, इसने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को, संभावनाओं को खोल के रख दिया है।
वो कौन कौन सी संभावना ये देखते हैं। इफ मोर्चा, संयुक्त मोर्चा की बात की जा रही है। इफ द मोर्चा क्लेम्स अ सेगमेंट ऑफ द एंटी कंबेंसी वॉट्स, एंटी कंबेंसी वॉट्स, देखो एंटी कंबेंसी मतलब विरोधी लहर। एंटी कंबेंसी का मतलब हो गया जो सत्तारूढ़ पार्टी है फिलहाल जो सत्ता के अंदर है, कि अगर मान लो जो टीएमसी, अगर टीएमसी जो कि सत्ता के अंदर है फिलहाल, अगर मोर्चा क्लेम्स अ सेगमेंट सेक्शन ऑफ एंटी कंबेंसी वोट्स, अगर मतलब कि जो मोर्चा है वोट बैंक, किसके वोट बैंक को हैम्पर करता है, अगर मोर्चा जो टीएमसी का जो वोट बैंक है उसको हैम्पर करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, यानी कहीं ना कहीं टीएमसी के वोट बैंक से खुद के पास कुछ वोट्स ले आता है, तो इससे क्या होगा, इट विल वीकन, इट विल वीकन द बीजेपी। इससे क्या होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। एंड इट स्पिल्स टीएमसी वोट्स, और कहीं ना कहीं वो क्या होगा, इससे इट स्पिल्ड का टूटना और टीएमसी के वोट को तोड़ देगा, एंड इट विल हेल्प द बीजेपी। और अगर मतलब उसने क्या किया बीजेपी, अगर अगर लेफ्ट ने टीएमसी के वोट बैंक को तोड़ दिया, तो डेफिनेटली सी बात है इसको, इससे किसको फायदा मिलने वाला है, इससे बीजेपी को फायदा मिलने वाला है फिर। एंड इट इज अ शार्प कम्युनल पोलराइजेशन इमर्जेस। और अगर एक अगर बात की जाए कम्युनिटी को लेकर, अगर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को लेकर पोलराइजेशन किया जाता है, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण किया जाता है, इमर्ज मतलब अगर मुस्लिम को लेकर, हिंदूज को लेकर एक अलग तरीके से क्या होता है, एक वहां पर ध्रुवीकरण दिखाई पड़ता है, वो पैदा होता है, इमर्ज होता है, उभरना, राइट, इग्रस, उभरना। तो अगर मतलब वहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर अगर ध्रुवीकरण वहां पर उभरता है, इट कुड बेनिफिट द टीएमसी। वो किसको बेनिफिट कर सकता है, वो टीएमसी को बेनिफिट कर सकता है और बीजेपी को बेनिफिट कर सकता है। इट वॉज फॉर ड्रामा इफेक्ट। अब वहां पर मतलब काफी नाटकीय ढंग से मतलब इट वॉज फॉर ड्रामा इफेक्ट। अगर बात की जाए तो मतलब बहुत सारा ड्रामा वहां पर होने वाला है। और वैसे भी अगर मैं बात करता हूं, इट वॉज फॉर ड्रामा इफेक्ट दैट एक्टर मिथुन चक्रबोर्ती who joined the बीजेपी on संडे। और संडे को भी हमें एक ड्रामा देखने को, एक नाटक देखने को मिला। वो कैसे, जो मिथुन चक्रवर्ती जो कि एक एक्टर है, बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने क्या किया है, बीजेपी को ज्वाइन किया अभी संडे को, likened himself cobra that can kill the one strike। और कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि जो मिथुन चक्रवर्ती का उसके पार्टी के साथ ज्वाइन करना, वो एक कोबरा की तरह है, जो कोबरा क्या करेगा, एक ही स्ट्राइक से, एक ही झटके से सभी को मार देगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने मौका मौका देखकर मिथुन चक्रवर्ती को अपनी टीम में, अपनी पार्टी में शामिल किया है, जिससे कि वेस्ट बंगाल का जो एक वोट बैंक, जो कि मिथुन चक्रवर्ती का एक फैन सर्कल है, वहां पर बहुत सारे फैंस है उसके, उनको वो कन्विंस कर सके और बीजेपी के वोट के लिए उनको किया जा सके, बीजेपी अपना एक बहुत बड़ा वोट गेन वहां पर कर सके बाय डिसकंसेंटिंग। बट डिसकंटेंटिंग का मतलब हो गया अपसेटिंग, चिंताजनक। साइन ऑफ वायलेंस आर रिट लार्ज इन वेस्ट बंगाल। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर मतलब अभी भी क्या है, साइन, साइन का मतलब अगर बताएं सिंबल, ओके, और वायलेंस आर रिट लार्ज इन वेस्ट बंगाल। पीछे भी अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारा वायलेंस देखने को मिला था, पार्टीज एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही थी। तो डेफिनेटली सी बात है, चिंता का विषय ये है कि आने वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ वायलेंस वहां पर हो सकता है, क्योंकि पार्टीज किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रूक अपनी सत्ता वहां पर स्थापित करना चाहेगी। वॉयलेंट, वॉयलेंट लैंग्वेज मतलब वॉयलेंट मतलब मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा हिंसात्मक, आक्रामक जो लैंग्वेज है, भाषा है, इजिली ट्रांसलेट टू वॉयलेंट एक्शन। क्योंकि अब मतलब भड़काऊ वहां पे भाषण दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर हिंसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज बंगाल हिस्ट्री, और जहां तक हम बंगाल की हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, हैज शोन ओवर द ईयर्स, और हिस्ट्री, अगर बंगाल हिस्ट्री की बात की जाए तो अक्सर मतलब वहां पर पॉलिटिक, अगर इलेक्शन से पहले अक्सर वहां पर हमें हिंसात्मक जो वहां पर एक्टिविटीज होती है, एक्शंस होते हैं, घटनाएं होती है, वो पहले भी देखने को मिली है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले जो टाइम है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा, और ये जो पार्टीज एक दूसरे को क्रिटिसाइज करी बुरी तरीके से, तो हो सकता है कि वायलेंस भी देखने को मिले। तो ये स्नेक एंड लीडर वाला गेम फिलहाल इन पार्टीज के बीच में चल रहा है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आर्टिकल। जो लास्ट स्लाइड का हम ग्रामर भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो, हैज ऑलवेज अक्यूज। अब हैज ऑलवेज अक्यूज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने V3 यूज कर दिया। अक्यूज्ड होता है दोष लगाना, अक्यूज अपने साथ हमेशा ही ऑफ प्रेपोजिशन लेकर चलता है। विल वीकन आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, वीकन आपका V1 हो गया। इट्स
अगर बात को इट स्पिल्ड, स्पिल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे V1 यूज कर लिया। जब आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में आपका जो इफ क्लोज होता है वो V1 के साथ यूज होता है, और सेकंड क्लोज होता है वो विल प्लस V1 के साथ होता है, ये ठीक है यहाँ पर। फिर बात करते हैं इट कुड बेनिफिट। कुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है और बेनिफिट V1 हो गया, लेकिन कुड यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। हु हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट हो गया, और ज्वाइंट आपका V2 यानी ये आपका V2 पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, बट डिसकंटिन्यू कंसल्टिंग साइन, साइन हो गया मतलब यहाँ पे नाउन आपका, डिसकंटिन्यूइंग मतलब हो गया आपका V1 प्लस ING जो कि आपका इन्फिनिटिव सॉरी ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैज शॉन, यहाँ पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया, हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। चलो आप रिवीजन पार्ट पे चलते हैं। रिटोरिकल, रिटोरिकल का मतलब होता है एलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब हो गया वक्रपटुता, मतलब बोलने की जो कला होती है उसको बोलते हैं हम। फेरोसिटी का जो मतलब हो गया बहुत क्रूरता की बात की जाए तो यानी टेरिबलनेस। सरपास का मतलब होता है जब आप किसी को हरा देते हो, उससे ज्यादा कुछ कर देते हो, तो वहां पर आउट क्लास बोल सकते हैं हम। डिसकंटेंटिंग का मतलब हो गया अपसेटिंग, मतलब चिंताजनक की जब बात करते हैं। इमर्स का मतलब हो गया इग्रेस, उभरना, इग्रेस, राइट। ये रिवीजन हो गया आपका। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। अब कुछ कॉमन एरर्स देख लेते हैं। सॉलिंग पॉलिटिकल रिटोरिक हैव ऑलरेडी सेट द टोन फॉर एन इंटेंसली कॉम्पिटिटिव असेंबली इलेक्शन वेस्ट बंगाल। देखिए सॉलिंग पॉलिटिकल रिटोरिक, रिटोरिक यहाँ पर क्या है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन तो आपके साथ हैज लेगा, तो यहाँ पर आपका हैज आना चाहिए, राइट। फिर बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। द बीजेपी ड्रामेटिक राइज इन 2019 व्हेन देयर वोट tally cross 40% made its ambition for power realistic। देखिए बीजेपी एक पार्टी का नाम है, राइट। तो यहाँ पर आपने जो कि एक मतलब पार्टी का नाम है, तो पार्टी का नाम है तो यहाँ पर देयर नहीं बल्कि इट्स वोट बैंक आना चाहिए ना, इट्स हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। The Mocha rally on February 2018 was not suppressed by the BJP on 7th March, which was addressed by the Prime Minister Narendra Modi, who is leading from the front। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल द है ये सुपरफ्लुअस है, यहाँ पर हमें यूज नहीं करना। वाई सो? बिकॉज देखो वैसे हाईली डेजिग्नेशन के साथ हम आर्टिकल द यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको उसी पर्टिकुलर इंसान का नाम भी दिया होता है तो फिर आर्टिकल द नहीं लगता है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो जाएगा सर, राइट। The left has always accused the BJP and the TMC with competitive communalism, but its new tactic has shown open various possibilities। देखो accuse जो होता है वो अपने साथ preposition ऑफ को लेकर चलता है, ना कि विद को, तो यहाँ पर ऑफ आ जाएगा ना कि विद। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखो आप कुछ इडियम्स देख लेते हैं। नेक एंड नेक, देखो नेक एंड नेक का जो मीनिंग होता है वो होता है इक्वल चांस ऑफ विनिंग, यानी बराबर का जो बिल्कुल चांसेस है। बोथ द टीम्स आर नेक एंड नेक इन दिस मैच, यानी दोनों की दोनों टीम है ना, दोनों के चांसेस बने हुए, कोई भी टीम जीत सकती है। नेक एंड नेक का मतलब होता है इक्वल चांस ऑफ विनिंग की बात की जाती है। हार्ट इन माउथ यानी मुंह में दिल आ जाना, राइट। बी नर्वस वेरी मच, यानी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना किसी पर्टिकुलर चीज को देखकर, सिचुएशन को देखकर। ही वेटेड फॉर हर, उसने इंतजार किया उसका अराइवल, उसके अराइवल का, विद हर हार्ट इन माउथ, यानी बहुत ही वरीड तरीके से, बहुत चिंता से उसका इंतजार किया, यानी उसके मुंह में उसका दिल आ चुका था। यानी जब आप बोलते हो बी वेरी नर्वस तो तब आप बोलते हो हार्ट इन माउथ, राइट। मेक समबडी माउथ वाटर, मुंह में पानी आना, राइट। हाउ मच डिजायर टू ईट समथिंग, मतलब जब आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कुछ खाने की, कुछ चीज को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं मेक समबडी माउथ वाटर। देखिए चीज चिली मेक माई माउथ वाटर, देखो चीज चिली है ना, जो चीज चिली को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, तो यहाँ पर मेक समबडी माउथ वाटर, राइट। वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की बात करते हैं। देखिए वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा इंसान जो हमेशा ही पॉजिटिव साइड को देखता है, आशावादी इंसान होता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। देखते हैं वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉट डल, एक ऐसा इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है डल भी नहीं है, उसको बोलते हैं मीडियोकर। क्या बोलते हैं? मीडियोकर। एक ऐसा इंसान जो ना तो ज्यादा इंटेलिजेंट और ना ही ज्यादा डफर है, डल है, तो उसको हम बोल सकते हैं मीडियोकर। फिर बात आती है नेक्स्ट, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स,
मतलब अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसा इंसान जो हमेशा ही नकारात्मक बात करता है, हमेशा ही नेगेटिव साइड को देखता है, उसको निराशावादी बोल सकते हैं हम, तो उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट. So this is all about from this article. Thanks for watching this video. So tomorrow I'll come with another article. So till then, bye bye, take care, but don't forget to share, subscribe, and like my channel. Okay, please have a nice day.